Hello guys, hello. Soon sir will join us. I think I should check. I'll send him request. Soon sir will join. So, how are you? Live after so many days. कितने दिनों बाद नहीं हो रहा है. Hello, hello. Hi Deepak, क्या हाल है? Hi sir. I'm good. How are you sir? Perfect, doing well. आपसे बात करके मैं नर्वस हो रहा हूँ. नहीं भाई, मैं तो हमेशा इंस्टाग्राम पे आते ही नर्वस हो जाता हूँ. लाइव का थोड़ा कम ही रहता है वही इसीलिए. बाकी आपके वीडियो ड्यूरिंग मेरी एफएमजी की प्रिपरेशन के टाइम पे यूट्यूब पे काफी मोटिवेशनल वीडियो आपके देखते रहते थे. काफी उससे एक इंस्पिरेशन मिलती थी उस टाइम पे. जी सर. मुझे तो लग रहा है कि अब आपने अगला रोल उठा लिया, अब आप भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सर. कोशिश कर रहे हैं कि जितना जूनियर्स को हेल्प कर पाए उतनी करें. यस सर. सो आज का जो सेशन पूरा रिगार्डिंग होने वाला है आपके रिगार्डिंग आपकी जर्नी के रिगार्डिंग. बट उससे पहले आई थिंक जो INICT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक उन लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा अभी देखे इसको, बाद में भी वो लोग देख सकते हैं. तो मैं INI की जो एग्जाम सिर्फ वो पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम डे वाले दिन क्या प्रिपरेशन है, कल की क्या प्रिपरेशन है, ताकि वो लोग फिर जाके पढ़ाई में कंटिन्यू कर पाए और बाकी फिर हमारा डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू कर पाए. जी सर. ये तो बहुत ही आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है, क्योंकि इस बार ना पेपर का पैटर्न अलग है. इस बार जो NICT का पेपर है, जो भी बच्चे आज हमें देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए 4 सेट में पेपर होगा. ये 200 क्वेश्चन का पेपर नहीं होगा, 50 क्वेश्चन के 4 सेट होंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अपीयर फॉर ईच सेट सेपरेटली. तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, सेट वाइज होना पड़ेगा कि मैं 45 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब 45 मिनट में 50 क्वेश्चन मुझे करने ही करने हैं. तो अपना पहला सेट स्लो मत कर देना. कई बच्चे गलती क्या करते हैं, शुरू में स्लो होते हैं, एंड में फास्ट होते हैं. अब चारों सेट अलग अलग है, आपको हर सेट में टाइम मैनेज करना है. दूसरी बात है, डरना नहीं है. आपके पास एनफ मटेरियल है, आप पढ़ चुके हो, घबराओ नहीं. पेपर में 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते हो ना तो ब्लैकआउट मत होना. डरना मत कि यार एक नया कुछ आ गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे. तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मत सोचना कि एम्स का पेपर है तो बहुत ही टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. कॉमन सेंस रखनी है अपने पास. जो लग रहा है आंसर जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिखाया गया है, उतना ही है, उतना मार्क करना. ये मत सोचना एम्स का, ओवर थिंकिंग मत कर लेना. सिली मिस्टेक्स गड़बड़ कर देती हैं इस गेम के अंदर. और आखिरी बात है, मैं जो बताना चाहता हूँ, इस पेपर के डायनेमिक्स सेट वाइज होंगे. सेट वाइज का मतलब क्या होता है कि आपने 50 क्वेश्चन में देखना है आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो. आपने 200 में नहीं देखना. आप 200 में सपोज 190 अटेम्प्ट करते थे तो 50 में 48 करने पड़ेंगे. ये नहीं कि 50 में से 40 कर दिए, फिर टोटल में 160 हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी. बस इतना ही है. और अपने आप को याद कराना है कि मैं कोई भी एग्जाम है, कोई भी, दीपक, मैं आपको भी, मुझे पता ही है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हर किसी को ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि एग्जाम में ना जब आप जाते हैं तो विनिंग अजम्पशन से जाना है कि मैं काबिल हूं, मैं कर लूंगा. अपने आप को रूल आउट नहीं करना. वो तो बिल्कुल जरूरी चीज है, खासकर एम्स जैसी. मैं 2-3 महीने पहले मैं एम्स जोधपुर गया था, जहाँ पे मैं एक FMG वहाँ पे एनाटोमी में PG कर रहे थे. एक तो उनका भी यही कहना था कि आप ये मत सोचो कि एम्स है तो एम्स वाले ही कर सकते हैं. बोले ज्यादातर PG में ज्यादातर बच्चे बाहर के उठाते हैं, एम्स के तो कम होते हैं उसमें कंपेरेटिवली. वो चीज है. और सर मेनली जो कल वाला दिन है उसको कैसे हैंडल करें, जो क्योंकि वो सबसे बड़ा एंग्जाइटी वाला होता है एक दिन पहले वाला दिन. हाँ, आखिरी दिन जो होता है ना, आखिरी दिन ना समझ ही नहीं आता करे क्या, क्योंकि अपने सब्जेक्ट इतने सारे हैं. तो मेरा उसमें सिर्फ 2 ही एडवाइस है. एक, आपने अगर कोई मिस्टेक कॉपी बनाई है, जैसे मैं मेरे हर लेक्चर में बताता हूँ, एक 20th नोटबुक बनाओ जिसमें अपनी गलतियां लिखो, ग्रैंड टेस्ट में होने वाली गलतियां लिखो, वो देख लो. ताकि कम से कम यार आखिरी दिन अपनी गलतियां देख ले, तो वो गलती ना हो, चांसेस बढ़ जाते हैं. दूसरा, आखिरी दिन ना एक अपने को ग्रैंड टेस्ट देना है, एक ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर दो. इससे क्या होगा, आपका पहले ही क्वेश्चन से स्पीड अच्छा होगा, क्योंकि आपने एक दिन पहले से ही पेपर देना शुरू कर दिया. तीसरा, अगर आपने DVT किया है तो DVT को रिवाइज भी कर सकते हैं, उससे भी आपको एक हाई यील्ड रिवीजन मिल जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक मेजोरिटी एम्स के क्वेश्चन आपने सारी चीज जवाब दे ही दिए. अब हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने MBBS स्टार्ट करी और उस किस ईयर में आपने स्टार्ट की थी सर. मैंने मेरा MBBS 1994 में किया है, शुरू किया है. 94 में शुरू किया, 2000 में खत्म किया. मैं 98 में बोलूँ.
चलो तो आप आपसे उस समय क्या माहौल, बात आपके टाइम पे एमबीबीएस जब आपने स्टार्ट करी तब क्या माहौल होता था सर? मैंने जब मेरा एमबीबीएस का एग्जाम लिखा था, तो मैंने कई अपने वीडियो में भी बताया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं क्लास 11 तक मुझे पता ही नहीं था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। और 11th क्लास में जब मैं गया तो मैं मेरे एक सीनियर से मिला। हमारे स्कूल से किसी का भी आज तक पीएमटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरा एक सीनियर था जिसने 4 बार पीएमटी में अटेम्प्ट दिया था। अच्छा। वो सिलेक्शन उसका भी नहीं हुआ था, लेकिन वही एक ऐसा बंदा था अपने स्कूल में जिसको पता था कि क्या करना है। ठीक है, तो मैं उसके पास गया। उसने मुझे बोला कि देख भाई, ऐसे सुमेर, पहले अटेम्प्ट में तो पता चलेगा कि क्या पेपर होता है, दूसरे में तो फिजिक्स वगैरह थोड़ी कर पाएगा, तीसरे चौथे तक तेरी बात बनेगी। तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया और मैंने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। क्लास 11th में हमारा सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने। जो पीएमटी का सिलेबस होता है, अभी आपने देखा होगा नीट का सिलेबस अभी रिसेंटली भी चेंज हुआ स्कूल के बच्चों के लिए, सिलेबस चेंज हो गया। उस सिलेबस के अंदर ना ज्यादा ना क्वेश्चन जो थे हमारे एनसीईआरटी की किताब से आना, ऐसा लिखा था उसके अंदर। मैंने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी और बस उतना ही पढ़ा, और मैंने मेरा एग्जाम दिया पीएमटी का, तो मुझे लगा कि पेपर में मैं कर पा रहा हूँ। वापस आया, मुझे लगा कि पता नहीं कर पाया था कि नहीं कर पाया था, क्योंकि साधारण घर से थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, स्कूल भी साधारण था हमारा। बस एक ही चीज अच्छी थी, उस समय यूट्यूब नहीं था, तो कोई रिकॉल वाले ने आके जान नहीं खाया अपना, तो अपन रिलैक्स होकर घर में जाके बैठ गए कि यार पेपर शायद ठीक हुआ है ना, लेकिन पता नहीं था ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। बाद में जब रिजल्ट आया तो मेरा ऑल इंडिया 4 रैंक आया उस समय। और जब मेरा ऑल इंडिया 4 रैंक आया, मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन सबने दोबारा वहां सेंटर में जाके चेक किया कि पता नहीं सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि साधारण घर में जल्दी सेलिब्रेट नहीं करते हम लोग कि ऐसा ना हो कि गलती से देख लिया हो। तो उसमें ना जो मैंने देखा, फिर ना मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से मैंने मेरा एमबीबीएस किया। उस समय ना मैंने वहां पे बाकी बच्चों से पूछा मेरे बैच में कि भाई तुमसे ज्यादा मेरा नंबर कैसे आ गए, तुम तो बड़े स्कूलों से पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि वो पुराने सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ रहे थे और नए के हिसाब से भी पढ़ रहे थे, तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं केवल जो सिलेबस चेंज था वो पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे स्कूल में और कुछ था ही नहीं। सेम चीज आज भी मैं प्रिपरेशन में देखता हूँ। एक रूल है, मैं सबको बताना चाहता हूँ, उस रूल का नाम है 80-20। 80% ऑफ योर एग्जाम इज ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। पीएमटी के समय जब मैं एग्जाम दे रहा था तो वो एनसीईआरटी की किताब थी, आज भी वही है, आज भी वही है। इसी प्रकार से अभी पीजी एग्जाम भी, आप एम्स का पेपर भी देखोगे 2 दिन के बाद, ज्यादा कॉमन बीमारियां, इमरजेंसी, प्रीवियस ईयर टॉपिक, उन्हीं के आसपास मिला के एक पेपर आएगा। लेकिन कई लोग ज्यादा कर लेते हैं, और वो ज्यादा इसलिए भी कर लेते हैं कि रिसोर्स बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लेते हैं। कई रिसोर्स ऐसे भी हैं बाजार में, आपने देखा ही, आप तो सब कुछ जानते हैं, जिन्होंने हजारों हजारों घंटे इकट्ठे कर दिए। अब उतना वो कर लेते हैं, लेकिन पेपर सटीक 80-20 प्रिंसिपल से ही आता है। ये मेरे जिंदगी में पहली बार मैंने सीखा जब मैं पीएमटी में टॉप किया। और मैं एक्चुअली में सबसे साधारण स्कूल का लड़का था, हमारे स्कूल से तो कोई रैंक ही नहीं आया था आज तक। तो विदाउट सिर्फ एनी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग के। हाँ, उस समय पे, उस टाइम पे, yes. उस समय फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मैं कॉलेज में फिर से मैं साधारण स्टूडेंट था। बल्कि पहले कुछ साल तो कॉलेज के अंदर मैं और लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, क्योंकि हमें घबराहट होती थी कि हमारे पास ना कपड़े ब्रांडेड नहीं होते थे। ये बात पता नहीं, आप लोग तो खैर अब अच्छे घरों में आप देखते हैं, हमारे पास तो कपड़े ब्रांडेड नहीं नहीं सर, होते। मैंने मेरी 10th गवर्नमेंट स्कूल से पास की, हिंदी मीडियम। हाँ, मैं तो आपसे हमारे मैं पास आपसे नहीं, थोड़ा मैं बड़े मजे की बात relate बता रहा हूँ। वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें ना क्या, जब पहले 2-3 दिन कॉलेज में गए ना, तो घबराहट हो रही थी कि सबकी पैंट के पीछे ना बिल्ले में ना कहीं ली लिखा था, लेवाइस लिखा था, कुछ लिखा, हमारे में कुछ भी नहीं था। अब जाके पैंट ले, या क्या करें, हमने तो एक दर्जी के पास जाके ना बिल्ले खरीद लिए। आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं, आप एक ना हमारे कनाट प्लेस में यहाँ एक पालिका बाजार में ना, वहाँ बिल वो ना क्या उसको पैच मिल जाते थे, पैच। हमने हमारे पैंट के पीछे पैच लगा लिए, लगा कॉन्फिडेंस आएगा, तब भी नहीं आया साला। तो उसके बाद ना थोड़े टाइम ना कॉलेज में ना क्या, मैं क्या करता था, जब भी पढ़ता था ना, पढ़ते समय नोट्स बनाता था, बस पढ़ते समय नोट्स बनाता था। और जब मैंने किसी भी प्रॉफ में मेरा कभी कोई डिस्टिंक्शन नहीं आया, कभी मेरा कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। शायद उसका कारण ये भी था कि हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे जितने बड़े स्कूलों के बच्चे कॉन्फिडेंट होते थे वहां पे। हम कभी मतलब उस तरह से अपने आप को हमने सोचा ही नहीं था कि हम होशियार हैं, कुछ कर सकते हैं। इंटर्नशिप में, क्योंकि हमारे यहाँ इंटर्नशिप मौलाना साहब में हैवी होती थी, तो मैंने खाली नोट्स पढ़े। मुझे लगा सभी ये कर रहे होंगे, मुझे लगा
सभी ये कर रहे होंगे, लेकिन शायद नहीं कर रहे थे क्योंकि सब लोग ना किताबें पढ़ते थे उस समय। जैसे आज लोग वीडियो देखते हैं, उस समय लोग किताब पढ़ रहे, नोट्स नहीं बनाते थे। मैंने मेरे नोट्स पढ़े और मैं ऑल इंडिया 4 रैंक आया दोबारा जी इंटर्नशिप, जी तो पीजी में। तो उससे मैंने ये सीखा, और ये मेरे आप मैं चाहता हूँ ये बात आज आपके मीडियम से सब लोग भी जान सकें कि हम सब सोच रहे हैं कि सक्सेस के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स करना है, एक्चुअल में कुछ कम करना है, सिंपल करना है और सिंपल चीज पे फोकस करना है। और मैंने दो जितना बार ये सीखा उतना सीखा कि भाई अगर हम ये सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होगा, जबकि एक्चुअल में देखो दो ही फॉर्मूले मेरी जिंदगी में काम किए। पहला मेरा फॉर्मूला था कि सिलेबस पढ़ो, 80-20 प्रिंसिपल, जो डैम्स का भी आज भी मेरा प्रिंसिपल है। मैं सभी टीचर को कहता हूँ काम की बात पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा मेरा प्रिंसिपल था यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ। आखिर में पूरे पूरे वीडियो पूरे पूरे किताबें नहीं दोबारा पढ़ पाओगे, नोट्स होंगे बार बार पढ़ पाओगे, और वो भी जो आपने बनाए होंगे। क्योंकि हम किसी तरह से लिखते हैं, ये हमारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है ना। मतलब जैसे अगर मैं लिखूंगा या डॉक्टर दीपक लिखेंगे, आप लिखोगे, तो थोड़ा फर्क होगा उन दोनों के अंदर। बिल्कुल बहुत और खुद का आप खुद अपनी जल्दी द्वारा लिखी गई कॉपी को ज्यादा बेहतर पढ़ पाओगे, मैं मेरी द्वारा लिखी गई कॉपी को ज्यादा बेहतर पढ़ पाऊंगा। और वो छोटी सी प्रिंसिपल, लेकिन मुझे लगा सब कर रहे होंगे, और लेकिन नहीं कर रहे थे। फिर यही कारण से मेरा जो एमबीबीएस की मेरी लर्निंग रही, और मैं चाहता हूँ आपके साथ भी रिफ्लेक्ट कर पाऊँ कि आपने हमेशा ये भी सोचना है। और मेरा एक सबमिशन है सब लोगों को कि कई बार ना हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें बड़ा डॉक्टर बनना है और बहुत कुछ करना है, लेकिन जब हम साधारण घर से आए होते हैं हमें एग्जाम भी पास करने भाई। मेरे को तो क्लियर था बात, मुझे एग्जाम भी पास करने, नहीं पास कर पाऊंगा। मेरे पास कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि कोई बोले कि यार कल तेरा हम पीजी में पैसे दे के एडमिशन करा देंगे, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। सही बात तो करना है तो खुद करना है। तो जब कॉग्निजेंस है, पता है कि अपने को करना है, तो फिर प्लान भी बनाना पड़ेगा। एमबीबीएस का जब स्टार्ट हुआ उस समय क्या होता था, रैगिंग का क्या माहौल होता था, किस टाइप की रैगिंग हुई आपकी? ये तो मतलब आप बड़े खतरनाक सवाल पूछ रहे हो। हमारे समय पे ना रैगिंग थोड़ी भयंकर होती थी, आपके समय पे आई थिंक अब काफी ईज आउट हो गया। तो में काफी होती थी, मतलब ज्यादा अगर बोल दो तो थप्पड़ तो पड़ ही जाता था 1-2 मिनट में। और उसके अलावा ना 1-2 चीजें और भी सीखने को मिली, जो दिल्ली में बाद में बहुत काम आई। सड़क पे जब भी जा रहे होते हैं, कभी ट्रैफिक लाइट में कोई सामने आ जाता है, तो जो रैगिंग में सीखे थे वही वर्ड आज भी इस्तेमाल कर पाते हैं। वही काम हम पाते हैं, रैगिंग में बहुत मिले थे। लेकिन कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस, ऐसा इंसिडेंस? एक जो चीज मेरे को, कुछ चीजें मुझे याद आती हैं कि जैसे ना 1-2 बार क्या हुआ हमारी रैगिंग के समय पे, एक ना मतलब, और मैं चाहता हूँ कि सीनियर कभी जूनियर से ऐसा नहीं कराना चाहिए। कुछ सीनियर ऐसे होते थे अपनी पूरी लॉग बुक लिखवाते थे, मतलब उनकी जो पूरी कॉपी होती थी ना वो दे देते थे, एक कॉपी बैठ के पूरा दिन में लिखनी पड़ती थी, हालत खराब हो जाती थी लिखते लिखते। फिर उसके बाद ना, लेकिन 1-2 अच्छे सीनियर होते थे जो बाद में आके कहते थे तूने बहुत मेहनत की, चल तुझे चाय पिला के लाते हैं। फिर उससे एक दोस्ती, एक रिलेशनशिप बन जाता था, और वो लंबे समय तक चलता था। वो सीनियर आपके हमेशा लंबे समय तक पक्के दोस्त बन जाते हैं। तो रैगिंग में ना एक कल्चर है जहाँ पे हो सकता है थोड़ा आप काम भी करें, लेकिन थोड़ा जो उसके बाद जो रिश्ता बनता है ना, लेकिन वो बहुत खूबसूरत भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं रैगिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कट भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो हमारा एक पॉजिटिव वे में क्या भाई, एक पहचान होने का वो तरीका होता है, वरना पहचान ही नहीं होती 5 साल, एक पहचान आपकी हो जाती है। बट उसको कॉलेज जो बड़े लोग उस हैं। तरीके से यूज करते हैं नेगेटिव वे में, वो तो ऑब्वियसली वो गलत है, जो गलत तरीके से उसको कर रहे हैं, तो वो चीज बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि ना हिंदुस्तान में कॉलेज का साइज बहुत बड़ा है, कभी 100 सीटें हैं, 200 सीटें हैं, 250 सीटें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आप प्रोएक्टिवली बात नहीं करोगे तो हो सकता है आप सीनियर को भी पहचानो ही पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे अपना। सही बात है, डर, और डर तो रहता ही जी। है, स्टार्टिंग से जो उनमें डर रहता है। सही बात है सर। सबसे बड़ा जो इशू आता है ना आजकल की, इंटर्नशिप तो हो गई, ज्यादातर बच्चे होते हैं पोस्ट इंटर्न फेज जो होता है खासकर, उसे पोस्ट इंटर्न फेज में बहुत लोग रुके हुए होते हैं, तो मैं खुद भी उसी में से एक हूं। तो वो जो फिर, क्योंकि उसमें या तो आप जॉब कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो जॉब के फेज से निकलना, फिर वो जब एक छोटी छोटी जगहों में होते हैं, जैसे मैं भी रतलाम में हूँ एमपी, तो आपको यहाँ पे कंपटीशन नहीं फील होता कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नीट पीजी की दुनिया में चल रहा है, आपको पता है एग्जाम देना है सब कुछ, बट वो माइंडसेट नहीं क्लियर हो पाता है। तो इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आप पोस्ट इंटर्न लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे? देखो मुझे लगता है कि ना, एक सबसे पहली बात है कि कभी कभी ना हम कंपटीशन सिर्फ अपने इमीडिएट सराउंडिंग में ढूंढ रहे हैं, कभी कभी वो आसपास नहीं भी होता। कभी हम ऐसे शहर में, ऐसे कॉलेज में या ऐसी जगह जहाँ आसपास वो कंपटीशन फील नहीं हो रहा, तो हमें ना कोई एक ऐसा जगह बनानी पड़ेगी जहां हम एक बड़े लेवल पे compete कर पा रहे हैं।
उसका जो जवाब है ना वो टेस्ट है। मैं क्या करता हूँ, और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो बहुत ही रिमोट लोकेशन में पढ़ रहे थे, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि यार हो सकता है तेरे आसपास कोई ऐसा ना हो जो सीरियसली पढ़ रहा हो, लेकिन तू अपने आप को चैलेंज करता रहे, टेस्ट देके। और हर टेस्ट के एंड पे हमारे खुद के जो प्रोग्राम के अंदर हमारे टेस्ट में एक लीडर बोर्ड होता है। लीडर बोर्ड मतलब कि रिजल्ट के एंड में 1 2 3 की हम फोटो लगाते हैं, 4 to 10 को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, 11 के बाद वाले का हम नाम लिखते हैं 100 तक, लेकिन छोटे अक्षरों में। 100 के बाद नाम लीडर बोर्ड में नहीं आता हमारे यहाँ। तो इससे क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने टेस्ट दिया और आपने अपने आप को लीडर बोर्ड में पाया, भले ही आपके आसपास कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था, लेकिन आपको तो मिल गया ना, क्योंकि आपने अपने आप को इकोसिस्टम से बांध लिया और आपने अपने आप को कहा कि मुझे बड़ा करना है। फिर एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहता हूँ, ये मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बच्चा मेरे पास आया, बैंगलोर सेंटर में मैं पढ़ा रहा था, और वो उसने जैसा आपने पूछा उसने सिमिलर क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि सर मैं ना 3rd ईयर में हूँ कॉलेज में और मैं टॉप करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहता नहीं नहीं सर, मेरे कॉलेज में तो मैं तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरे कॉलेज में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, और मुझे लग रहा है मैं इसलिए टॉप कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ता नहीं है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसी लायक हूँ, आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उससे बोला हमारा एक टेस्ट होता है सीबीटी, ये कंप्यूटर सेंटर में जाके होता है। तो मैंने उनसे बोला कि तो एक काम कर, एक सीबीटी आ रहा है हमारा अक्टूबर में, तो जाके देके आ जा। कहता सर 3rd ईयर हूँ। मैंने कहा अरे एक तरफ तो कह रहा है तेरे यहाँ लोग सीरियस नहीं है, दूसरी तरफ मैं तुझे कह रहा हूँ चैलेंज कर अपने आप को, द की इज टू चैलेंज योरसेल्फ। मैंने कहा जा इंटर्न के बीच में बैठ के पेपर दे दे। वो पेपर उसने दिया और मैं भूल गया। उसके बाद मैं तो दिल्ली आ गया वापस। उसके 2 साल बाद मैं एक इंटरव्यू ले रहा था एम्स में टॉप 10 लड़कों का, उसमें से वो एक था। मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने पूछा तेरा रैंक क्यों आया? तो उसने कहा कि सर मैंने वो जो आपने बताया सीबीटी दिया 3rd ईयर में, उसके बाद मेरा टॉप 400 में रैंक आया 40,000 में से, और मुझे पता चल गया कि मेरे आसपास लोग चाहे पढ़े या ना पढ़े, मैं बड़ी लीग का प्लेयर हूँ। सो द की इज टू चैलेंज योरसेल्फ। मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा डर क्या है दीपक, जैसे मैं चाहता हूँ आप भी सोचो ये बात को। मेरा डर क्या है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे में ज्यादा पोटेंशियल हो और मैं अपने आप को उतना चैलेंज ही ना करूं और मैं जिंदगी में पहुंच ही ना पाऊं। अब ऐसे सोचो, जैसे मैं समझाता हूँ। आई थिंक मेजॉरिटी के साथ होता है, सब अपने आप को कम ही आंकते हैं। हाँ वो हमें पोटेंशियल कहीं ऐसा ना हो अपन कम आंकते आंकते दुनिया से चले जाएंगे। आप सोचो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी है जिसको भगवान ने ओलंपिक चैंपियन बनाने की ताकत बना के भेजा, वो पानी में गया ही नहीं कभी। सही बात। तो he could not utilize the gift that he has। तो मैं कह रहा हनुमान जी को याद दिलाने वाली बात है कि हनुमान जी को उनकी पावर, तो आज आप जैसे टीचर इसीलिए हैं ताकि वो याद दिला पाए बच्चों को कि हाँ भाई आपने हर पॉइंट में अपने आप को चैलेंज करना है। जैसे ही ना, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे जब मैंने बताया मैं कॉलेज में जाके सामने मैंने रखा कि मैं शुरू में इतनी बात नहीं कर पाता था लोगों से, कॉन्फिडेंस ही नहीं था इतना। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहली बार हम भी स्टेज पे गए होंगे ना, चैलेंज किया ना अपने आप को, चैलेंज किया। आज हजारों बच्चे भी बैठे होते कोई डर नहीं लगता, लेकिन कहीं तो अपने आप को चैलेंज किया होगा ना कि नहीं यार अपन बिलोंग करते बड़ी लीग में, अपने को जाना पड़ेगा। तो चैलेंज है। जैसे ही ना अपने पास, जैसे मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जैसे एक पर्सनालिटी टाइप है जो बोले कि जैसे ही आपके सामने एक चैलेंज है आप हाथ खड़ा कर दो, हाँ मैं खेलूंगा, तो जीतोगे। आप अगर हर चैलेंज से पीछे हटते जाओगे तो अपने टैलेंट को एक्सपोज नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक सर बड़ा लोगों के मन में, खासकर यंगर जनरेशन जो आजकल देख रही है, वो आपके और मैम के रिलेशन को लेके काफी वो एक्साइटेड फील करते हैं कि मतलब एक आइडियल होता है ना कि यार एक कपल, उस टाइप से। तो थोड़ा सा एक आपकी जो एक लव स्टोरी थी या उसके बारे में थोड़ा जितना आप शेयर करना चाहें, कैसे स्टार्ट हुआ, कब मिले थे आप लोग? हमारी ना थोड़ी सी लव स्टोरी में ऐसा था कि मतलब मैं एक बार ना कॉलेज की कैंटीन में था हमारे कॉलेज में। मैं एमडी खत्म कर रहा था, वो एमडी शुरू कर रही थी कॉलेज में साथ में। हाँ एक ही कॉलेज में एमडी खत्म कर रहा था, वो शुरू कर रही थी, और मैं कॉलेज में कैंटीन में बैठा था और मैंने मैगी ऑर्डर की। एक मेरे को ना मैगी बड़ी पसंद थी उस समय, आज भी पसंद है, तो मैं बोला मैगी थोड़ा सा टमाटर डाल, थोड़ी हरी मिर्च डाल, ऐसा लेके मैं बैठा था। सामने से ना दीप्ति जा रही थी। अब मेरे पास ना चॉइस नहीं थी कि आई थिंक कि मतलब चॉइस ये थी कि अपॉर्चुनिटी सामने से जा रही है एंड आई मतलब मैं फ्लोट था, मुझे बात करनी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बताया हिम्मत तो थी नहीं कभी भी, लेकिन
अब वो चली गई तो मौका वैसे मैम दोबारा भी नहीं आना। बोल रही है प्लीज डोंट कमेंट। तो मैंने पूछा, मैंने दीदी से पूछा, दीदी क्या विल यू जॉइन मी फॉर मैगी, और हम साथ में बैठे, उसके बाद हम बात करना शुरू हुए। पता नहीं हम ऐसा क्या कनेक्ट किए कि हम उस दिन सुबह तक हम बात करते रहे कैंटीन में बैठ के हमने। और उसके बाद फिर अगले दिन मैंने फॉर्मली फिर उसको पूछा कि कहीं हम कॉफी पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, एंड देन वी वर्कड आउट। लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी ना कभी लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है। व्हेन यू ट्रूली फील कि ये सही है मेरे लिए, तो आगे बढ़ना पड़ता है। ये वो उसी दिन की बात है, उससे पहले से चल रहा था? दिमाग में तो हो सकता है पहले चल रहा हो। डन उसी दिन हुआ था। बात उसी दिन हो पाई। ओ, पहले मतलब कई बार हम एक दूसरे को देखो, एक ही अगर आप इंस्टीट्यूट में होते हैं तो पहचानते तो होते ही हैं, लेकिन हाय हेलो होते हैं, लेकिन डिटेल बात नहीं उतना होती कभी इतनी। सोशल मीडिया भी नहीं था ना उस टाइम। अच्छा भी था कुछ हद तक। सही बात है। और फिर शादी तक कैसे गई चीजें? हाँ मतलब धीरे धीरे बात करते गए, ये तो बहुत ही आगे बढ़ रहा है। कुछ साल साथ में बात करते गए, कंफर्टेबल, मतलब चीज बढ़ती गई। लाइक ये इसलिए कि मेडिकल की जो हमारी फील्ड है उसमें रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा आइडियल ज्यादातर केसेस में नहीं माना जाता। मतलब एक वो होता है हमेशा कि कॉलेज में गर्लफ्रेंड है तो शादी तो होनी नहीं है, वो एक माइंडसेट ही चलता रहता है, वो तो एक उस टाइप का। तो कि भाई आपने जो रिलेशनशिप और पढ़ाई को साथ में कैसे आपने मैनेज करा, साथ में चीजों को? मेरा ये कहना है कि देखो इसमें ये एक ना वर्ड है जिसका नाम है कि क्वालिटी टाइम। कि क्वालिटी टाइम का मतलब क्या होता है कि आप जैसे इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, खाली रिलेशनशिप एक ही नहीं होता जिंदगी में। रिलेशनशिप बहुत सारे, आप माँ बाप के साथ, आप आने वाले समय में जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने बच्चों के साथ, परिवार, भाई, सब, मतलब रिश्ते तो बहुत सारे हैं जिंदगी में जो एक इंसान एक एक्सेस में अपने आसपास बना लेता है। मेरा उसमें ना एक ही मंत्र है जिंदगी का, वो ये कि अगर आप बिजी हो, जैसे डॉक्टर हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, बिजी होता है, रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं कि बिजी होता है। लेकिन अगर हम बिजी हैं तो क्या उस समय पे हम जब अपने रिश्ते के साथ समय बिता रहे हैं तो क्या क्वालिटी टाइम दे सकते हैं? ये जो क्वालिटी वर्ड है, नॉट क्वांटिटी। डॉक्टर बनने के बाद ना अपन क्वांटिटी तो रिश्ते में ला नहीं पाएंगे कभी भी। मतलब आप अगर समय की क्वांटिटी ला पाओगे ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल करियर में आ चुके हो। तो क्वालिटी वर्ड जो है ना, क्वालिटी टाइम, ये की है। और ये मेरी जिंदगी आज भी की है, मतलब उस समय भी था, आज भी है। आज भी जैसे कई बार होता है, बच्चे को कई बार समय नहीं दे पाते, कभी किसी शहर में होते हैं, कभी किसी शहर में होता है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो आप देखोगे शहर ही बदलते रहेंगे। तो लेकिन फिर मैं जब घर आता हूँ तो फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे को तेरे साथ पूरा टाइम बिताना है। क्योंकि अगर उस समय मैंने क्वालिटी भी खराब कर दी, क्वांटिटी तो था ही नहीं हमारे पास डॉक्टर होने के कारण, तो फिर गड़बड़ हो गई। ओके, ठीक है सर। आईएनआईसीटी वर्सेस जो नीट पीजी जो माइंडसेट होता है ना, कि उस माइंडसेट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? लोगों का अलग अलग जो होता है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ नीट पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएनआईसीटी के बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं सोच रहा, तो वो कहता है कि सर नहीं, मैं तो उधर बिलोंग नहीं करता, या मैं पेरिफेरी में पढ़ रहा हूँ, मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो पहला वो रूल ये है जिंदगी का, डोंट रूल योरसेल्फ आउट। अगर आपने अपने आप को खुद ही रूल आउट कर दिया तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। अब भाई जो पेपर में रैंक ला रहा है वो भी तो इंसान ही है ना, आप ही की तरह, वो भी तो इंसान ही है। तो कर तो सकते थे, लेकिन कई बार गलती क्या होती है, हम अपने आप को रूल आउट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ, और मेरी जिंदगी से अपनी खुद के रिलेटेड है। मेरा, जब मैंने ऑल इंडिया पीएमटी में रैंक 4 आया था मेरा, और जब मैंने मौलाना आजाद किया था ज्वाइन, उस समय मेरा एम्स के यूजी एंट्रेंस में रैंक नहीं आया था मेरा। एम्स पीजी में मेरा रैंक आया था, यूजी में मेरा रैंक नहीं आया था। कारण ये था क्योंकि मैंने पूरे अपने स्कूलिंग टाइम में अपने आप को रूल आउट कर रखा था कि हम तो साधारण स्कूल के हैं, साधारण स्कूल के बच्चे रैंक नहीं ला सकते, ऐसा कुछ है नहीं। उसी तरह से आज भी मैं देखता हूँ कई बच्चे सोचते हैं हम फॉरेन ग्रेजुएट है, हम रैंक नहीं ला सकते। कई सोचते हैं हम प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे नहीं ला सकते। कई सोचते हैं हम पेरिफेरी में हमारे शहर से नहीं आ सकती। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम सक्सेस को अपने आसपास ढूंढने लग जाते हैं। अगर हमारे आसपास नहीं मिलता तो लगता है हम भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे स्कूल में पूछा, मेरे को एक ही सीनियर मिला जो 4 साल से रैंक नहीं लाया था, मुझे लगा मैं भी नहीं ला पाऊंगा, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद बनाओगे। तो सबसे पहला फैक्टर ये है, स्टॉप रूलिंग योरसेल्फ आउट। दूसरा है, पेपर की स्ट्रेटेजी को समझो। आईएनआईसीटी के पेपर में फर्स्ट सेकंड ईयर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, नीट पीजी में थर्ड फोर्थ ईयर के ज्यादा आएंगे। आईएनआईसीटी में प्रीवियस ईयर टॉपिक ज्यादा पूछे जाएंगे, इमरजेंसी ज्यादा पूछी जाएंगी, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे,
और कुछ न्यू ड्रग पे क्वेश्चन जरूर आएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या न्यू पीएसएम के प्रोग्राम पे या बायोस्टैट्स में क्वेश्चन जरूर आता है। नीट पीजी में थर्ड फोर्थ ईयर पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और यूजुअल टॉपिक पे ज्यादा फोकस होगा। वो नीट पीजी में गोल है उनका कि ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई करें, ज्यादातर बच्चे अच्छे नंबर लाएं, वो चाहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेप भी लिया था जो आपने देखा, उन्होंने अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपनी क्वालिफाइंग मार्क भी नीचे कर दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो अब जैसे आईएनआई होगा, इसके बाद पोस्ट आईएनआई जो पीजी के लिए अब 4 महीने के आसपास बचेंगे, उसके बाद हमारे पास मार्च का अगर टारगेट करते हैं तो कैसे शिफ्ट करना चाहिए वो मार्च एग्जाम के लिए? सबसे पहले तो हमें जानना है कि दोनों का एग्जाम बोर्ड अलग है, लेकिन आईएनआई सीटी का एग्जाम बोर्ड है, 4 जो कॉलेज है हमारे, एम्स, पीजीआई, जिपमर और निमहांस, ये बनाते हैं पेपर। नीट पीजी अभी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बना रहा है, नेक्स्ट आने के बाद चीजें बदलेंगी आने वाले समय में। अभी नेशनल बोर्ड बनाता है। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस डिफिकल्टी लेवल पे एग्जाम हो रहे हैं और क्या उसकी वेटेज है। उसके बाद हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी जो होगी, पहली स्ट्रेटेजी तो पहले तो आपने एक बार कंटेंट बनाया, नोट्स बनाए, पढ़ा, लेकिन आखिरी जो 4 महीने होंगे ना, जो आईएनआई से नीट के बीच में होंगे, उसमें 2 चीजों पे फोकस करना है। रिवीजन विद अ माइंडसेट के व्हाट इज आस्क्ड इन द नीट पीजी। मतलब आपने उन फैक्टर को कैलकुलेट करके रखना है। मैं समझाता हूं, अगर किसी सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं तो उसी हिसाब का टाइम आपने रिवीजन में उसको देना है। किसी में 25 आते हैं तो उसमें उसी हिसाब का टाइम देना है। ऐसा ना हो एनेस्थीसिया में 15 दिन, गायनी हाउस में 2 दिन, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा। यानी टाइम मैनेजमेंट करनी है रिवीजन की। और दूसरी चीज है एग्जाम्स के लिए, इतने ग्रैंड टेस्ट दे दो आखिर में कि आपको लगे कि, और हर ग्रैंड टेस्ट में अपने आप को डरा लो कि मैं असली एग्जाम दे रहा हूं, असली एग्जाम दे रहा हूं, असली एग्जाम दे रहा हूं। एंड में डर ही खत्म हो जाएगा। असली एग्जाम ऐसे लगेगा ग्रैंड टेस्ट दे रहे हो। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे टॉपर ने, इतने सारे रैंकर ने मुझे ये बात बताई, मैं आपको दोबारा वो लाइन कह रहा हूं, गिव द ग्रैंड टेस्ट एज इफ यू आर गिविंग द रियल एग्जाम, गिव द रियल एग्जाम एज इफ इट इज अ मॉक टेस्ट। सही बात है, वो तो बिल्कुल सही बात है। खासकर एफएमजीस के लिए, जितना इतने सालों का आपका भी एक्सपीरियंस रहा है एफएमजीस के साथ में, एफएमजी एग्जाम का पास परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। मैं खुद एज अ बीइंग एफएमजी, वो जो चीजें हम देखते हैं कि भी 10%, 12%, 80%, 90% बच्चे फेल होते हैं उस एग्जाम में। तो वो माइंडसेट को कैसे कॉलेज लेवल से या तो उस प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस किए जाए, या मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके लिए? इसमें ना, मैंने जितने बच्चों से मैंने बात की ना, मुझे उसमें ना 2 फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और मैं चाहता हूं कि आज हाईलाइट कर दूं। मेरे पहला फैक्टर पता है क्या है? बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने ना 4 सब्जेक्ट कर लिए, 5 कर लिए, 6 कर लिए, और कहते हैं मैंने 200 मार्क्स बना लिए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने ये 6 बड़े सब्जेक्ट कर लिए हैं, 200 आ जाएंगे, और वो बाकी 13 को छोड़ देते हैं। और पता नहीं क्यों, कहाँ वो ये गाइडेंस मिली कि खाली 6 पढ़ने हैं, 7 पढ़ने हैं। इसमें खतरा है। आप सोचो, एक बार मैं समझाता हूँ। आपने 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीएसएम ऐसा पढ़ लिया, और आपने जो पेपर दिया उसमें पीएसएम मुश्किल आ गया, कैलकुलेशन खराब हो गई। उसमें से सर्जरी में आपने 2-4 सिली मिस्टेक्स कर दी, कैलकुलेशन खराब हो गई, आप 200 आपने तैयारी करके गए थे, आपके 140 आ गए। तो पहला मेरा एडवाइस है, और एज अ बिग ब्रदर, एज योर एल्डरली फिगर, जैसा आप माने, ये जरूर इसको माने कि डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के, जैसे आप रेडियोलॉजी ले लो, उन्होंने क्वेश्चन इतना आसान सा पूछा ना, हॉर्नस्फील्ड स्केल के ऊपर 0 किसकी वैल्यू होती है? वाटर की होती है। मार्क किया, एक नंबर मिल गया, 150 पे पार हो गए अपन। समझ पा रहे? 149 की 150। कई बार दूसरे सब्जेक्ट के आसान आसान क्वेश्चन मिला के आपका स्कोर लाना ज्यादा आसान हो जाता है। पहला फैक्टर है, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। डोंट बी मिसगाइडेड कि सिर्फ यही 2 पढ़ने हैं, यही 4 पढ़ने हैं, एफएमजी में यही 6 आते हैं, सब कुछ नहीं है। 300 क्वेश्चन आने हैं, अगर मैं सारे पढ़ के जा रहा हूँ, आई विल डू बेटर। दूसरा फैक्टर बहुत ही जरूरी है, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली। एक दूसरा कारण मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे ना हमारे पास अगस्त में आते हैं, सितंबर में आते हैं, दिसंबर में एग्जाम होता है, और वो कहते हैं सर 2 महीने में पढ़ना है। तो हम कोशिश तो करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन 2 महीने थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा सबके लिए पहले पॉसिबल नहीं होता ना कि उतना कितना अच्छे से आप उतना सब हर इंसान उतना एफर्ट नहीं दे सकता अचानक से एक साथ। थोड़ा जल्दी शुरू कर दें तो बेहतर रहता है। तो अगर हमें ये पता ही है कि एक पेपर होना है, मेरा तो जो ऑप्शन कहना ये है, है कि चलो पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, पर अब तो ऑप्शन है सबके पास बहुत सारे, तो कर सकते हैं तो आराम से वो चीजें। और खासकर पीजी की हो, क्योंकि एफएमजी का ऐसा होता है ना कि 80-90% तो फिर सोचते ही नहीं, पहली बात तो पास नहीं होंगे, और फिर पास हो जाएंगे एफएमजी तो उनके माइंड में, क्योंकि एक डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जैसे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है, तो उनके माइंड में पूरे 4 साल 5 साल क्या रहा कि पीजी करना है, पीजी करना है, पीजी करना है।
तो उनको पीजी के लिए पूरा टारगेटेड है। एफएमजी का क्या होता है, उनको फर्स्ट चीज होता है कि एफएमजी करना है, एफएमजी करना है, एफएमजी करना है। तो जैसे एक बार एफएमजी करते हैं उसके बाद वो शांति फील करते हैं कि अरे चलो अब तो अपना काम हो गया, फिर वो एमओ की जॉब कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उसके बाद तो छूट जाती है प्रिपरेशन, वो पीजी की ओर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा तो ये ना कैसा है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ना अपने लिए एक टारगेट बनाते हैं। हमेशा हमारी जिंदगी सबकी ऐसी होती है। जैसे आपने सोचा होगा बचपन में कभी कि मुझे डॉक्टर बनना है, हम जब वहां पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा तो रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा हैप्पीनेस आती है। ये थोड़े दिन आती है, थोड़े दिन बाद ना हमें और भूख जागती है, हम कुछ और करना चाहते हैं, हमें और चाहिए जिंदगी से। तो एक टेम्परेरी फेज आना, एक सक्सेस या माइलस्टोन के बाद पहुंचने में, कि आपने कहा कि यार अब मैं माइलस्टोन पे पहुंच गया हूँ, सेलिब्रेट करूंगा, अच्छी बात है, वो तो हर किसी के साथ होती है। लेकिन उसके बाद ना जब वो खत्म हो जाए फेज, जैसे मेडिकल कॉलेज में भी तो एक आधा महीना एंजॉय किया ही था ना हमने, कि यार पहुंच गए, बाद में पता चला पास भी होना है, पढ़ना भी है, अपर लिम भी करना है, वैसे ही है। तो अपने आप को ये बताना है कि यार मैं इसको ऐसे सोचो, अगर आप एफएमजी एग्जाम निकालते हो, एफएमजी का एग्जाम नेशनल बोर्ड कंडक्ट करता है, ये वही बोर्ड है जो नीट पीजी करेगा। आपकी दीवार आधी तो बनी गई है। मैं अभी मेरे आप थोड़े दिन पहले एक बच्चा मेरे से मिलने आया, 200 नंबर आया उसके, 200 नंबर तो 300। मैंने उसे बोला तो तेरी दीवार तो बहुत बढ़िया बन गई है, अब छोड़ियो मत भाई, पढ़ता रहे, अभी अभी इसी कंटिन्यूटी में बना ले तो अच्छा कर लेगा नीट पीजी में। अगर गैप ले आया बीच के अंदर तो ये जो दीवार थी खराब हो जाएगी। और यही चीज मैं ना जिंदगी में भी देखता हूँ, सक्सेस लाना है ना तो जो दीवार बना रहे हो उसको पूरा बनाओ। बहुत सारी आधी बनी हुई दीवारें छोड़ दोगे तो घर नहीं बन पाएगा। सही बात, यही मैं तो जूनियर्स को बोलता हूँ कि कॉलेज से एफएमजी को टारगेट करना छोड़ो, पीजी को टारगेट करो, तो एफएमजी तो ऐसे ही हो जाएगा। अब टारगेट ही पीजी को करो ना, क्योंकि बाद में तो करना ही है। पीजी से भी ज्यादा ना अब तो बल्कि ये सोचो कि मैंने तो बड़ा करियर बना, मतलब आगे की सोचो, और बाकी सब चीज को बीच में पड़ाव सोचो, मुकाम मत सोचो। जो भी एग्जाम आ रहे हैं बीच में पड़ाव है, कोई भी मुकाम नहीं, मुकाम तो अपना बहुत बड़ा है, हमें बहुत आगे पहुंचना है, ये बीच बीच में ना वो है, मतलब स्टैंड है बीच में रखते हैं। So what advice would you give to younger doctors? रिगार्डिंग कुछ भी जो आपको लगता है कि यार ये चीज ऐसे हो जाती है, ऐसे कर सकते थे, या जो यंगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो कि भाई वो क्या कर सकते हैं। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन ना मैं सभी जितने भी लोग चैट में है ना उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि डॉक्टर क्यों बने, या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, या क्यों बने, क्यों बने, सोच के बने, है ना। तो अभी घर वाले चाहते थे, घर वाले चाहते थे, और या फिर कब तक घर वालों को ब्लेम करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कब तक घर वालों को ब्लेम करेंगे, और बताओ क्यों बनना। एक जो रिस्पेक्ट देखते थे खासकर, और फिर आई थिंक पैसा लोग नहीं बोलते, बट पैसा एक फैक्ट है वो तो, कि भाई लोग पैसा के लिए मेजोरिटी को देखते हैं। और अच्छा मैं अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पैसा कमाने की ना बहुत जगह है, और नाम कमाने की, इज्जत कमाने की भी बहुत और जगह भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर बनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो जिंदगी से और भी ज्यादा चाहते हैं। हम खाली नाम पैसा इज्जत नहीं चाहते, हम और ज्यादा चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, और ये मैंने थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे भी डाला, एक मैं डिस्कशन भी की। सपोज करो 2135 आ गया, 2135 आ गया, आज हम 2023 में बैठे हैं, तो 100 साल आगे पहुंच गए। ना आप रहे, ना मैं रहा, ना जो भी हमसे बात कर रहे हैं कोई भी नहीं रहा, जो हमने घर बनाए वो नहीं रहे, जो गाड़ियां बनाई, जो पैसे कमाए, कुछ भी नहीं रहा। आपका जो ग्रैंडसन का बेटा हुआ वो आपका नाम भी नहीं जानता। समझ रहे हैं? आम परिवारों में ये रहता है अपने फादर ग्रैंडफादर पता, उसके आगे तो नहीं पता। भाई अकबर का बेटा, बाबर का बेटा जो भी था वो सब तो पढ़ लिया आपने हिस्ट्री में, अपने घर का तो नहीं पता अपने को। लेकिन क्या हम अपना सपना और बड़ा कर दें और सोचे कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मेरे जाने के बाद भी रह जाए, उसको कहते हैं लेगेसी। लेगेसी सबसे बड़ा ड्राइवर है। और मैं चाहता हूं ये सोचो, अब बड़ा सोचो, अब ये सोचना ही बंद कर दो कि एफएमजी निकालना है, नीट पीजी निकालना है, डॉक्टर बनना, सब हटा। ये सोच कि मुझे ऐसी लेगेसी बनानी है। लेगेसी बनती है लोगों की जिंदगी को टच करके। ये सोच के आज से 100 साल बाद क्या, मैं एक आदमी का नाम बताऊंगा, आप सोचना, एक पैथोलॉजी किताब में आपने एक आदमी का नाम पढ़ा था, वर्को स्ट्राइड, याद है। आज भी जब हम कोई कोआगुलेशन देखते हैं हम सोचते हैं या तो एंडोथेलियल इंजरी हुई है, हाइपरकोगुलेबल स्टेट है, या स्टेसिस है। वर्को चला गया, अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं, हम नहीं जानते, निशान छोड़ गया, उसे कहते हैं लेगेसी। लेगेसी का क्या मतलब होता है, ये सबसे बड़ा ड्राइवर है। हमें हर कदम पे ये सोचना है कि मैं मेरी जिंदगी से क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं, जैसे मैं अपने आप को इस तरह से समझाता हूं कई बार, कि मैं चाहता हूं मैं ज्यादातर जिंदगी जितने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं उन्हें मीनिंगफुली इंपैक्ट कर सकूं। कहीं ना कहीं
आज से कुछ साल बाद कभी मिले तो उनके कुछ भाग हो जो मैंने टच किया हो, मैंने उसको बोला हो, उससे कोई बात उसको हिट की हो। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ, हर रिश्ते में, हर इवेंट पे, हर वीडियो में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी की जिंदगी को टच कर सकूं। और मुझे लगता है हर किसी को अपने लिए ऐसा सोचना चाहिए कि वो क्या चाहता है और वो अब कैसे याद रखा जाए, वो दुनिया को क्या देखे जाए, उसे लेगेसी कहते हैं। आई थिंक वो आपने ऑलरेडी क्रिएट की है। जो आपके फोटोज वगैरह देखते हैं, आपको कोई फ्लाइट में मिलता है, कोई कहीं मिलता है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि जब कोई फ्लाइट में जा रहे हो और आपको कोई नया स्टूडेंट मिल गया? मतलब बहुत ही खुशी होती है। मतलब मैं आपको एक अभी इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। अभी मैं एक फ्लाइट से उतरा, एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, 3 लोग उतर रहे थे फ्लाइट से और वो रुक गए। तो नॉर्मली जो बच्चे मुझे मिलते थोड़े यंगर होते हैं, थोड़े बड़े लग रहे थे। कहते सर हम आपके स्टूडेंट रहे हैं। मैंने कहा आप स्टूडेंट रहे हैं? तो कहते सर 2003 में, आपको याद नहीं होगा, आपने शुरू में क्लास खोली थी तब की बात है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला और क्या हाल है, कैसे कर रहे हो? फिर मैंने उसके बच्चे से पूछा तुम बच्चे क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बड़ा मजा आया मिलके। तो फिर उसके जो फादर था बच्चे का, उसने मुझे बोला कि सर आज भी कई बार इस बच्चे को, मेरे बच्चे को मैं वो लाइन बोल के याद कराता हूँ जो आप क्लास में बोलते थे उस समय। तो एक अजीब सी खुशी मिली कि हम जो इम्पैक्ट सोच रहे हैं या हमने जो वर्ड बोले, कई बार वो जनरेशन भी पार कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। मतलब उसको, मतलब हमने तो उसको बोली, उसने अपने बच्चे को बोली, हमें पता ही नहीं कि क्या बात है, लेकिन वो रिपल जो इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं एज ह्यूमंस। इसको आप ऐसे सोचो, आप एज ए डॉक्टर आपने किसी का इलाज किया, जिसका आपने इलाज किया उसकी कोई बहन है जिसको, मतलब जो उस पर डिपेंडेंट थी, आपके इलाज से वो बच गया और उसकी जिंदगी में इम्पैक्ट आया और वो उसकी शादी हुई, आगे उसके आगे बच्चा हुआ, उसकी जिंदगी को आपने टच किया इनडायरेक्टली, आपको पता ही नहीं। मतलब हम इतने इंटरकनेक्टेड बने हुए हैं कि अगर हम मीनिंगफुल टच करते हैं जिंदगी को तो मतलब खुशी तो मिलती है। और वो खुशी ना अनपैरेलल्ड है। वो खुशी ना कई बार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पहुंचने से ज्यादा खुशी शायद इस जर्नी के बीच में आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आई थिंक मेजोरिटी चीजें हमने कवर कर ली है सारी। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, खासकर पीजी एस्पिरेंट जो 24 के लिए कर रहे हैं, या जो भी लास्ट में आप पब्लिक ऑडियंस कुछ बोलना चाहते हैं तो? लास्ट में देखो, मेरा सबको एक ही चीज कहना है कि ना, आप एक ट्रायंगल को विजुलाइज करो। इस ट्रायंगल में 3 चीजें, आपके सपने जो आपके हमेशा रहेंगे, मतलब है आप आपने देखे तो आपकी जिम्मेवारी है उन सपनों के प्रति। दूसरा है आपके रिश्ते, जो हम आज बात भी कर रहे थे और आई थिंक दीपक ने भी पूछा भी, मीनिंगफुल रिश्ते, कीमती है वो बात, है ना। और तीसरा आपकी हेल्थ। उस हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है। सक्सेस ना शायद इस ट्रायंगल के बीच में कहीं, एक तरफ को पाया और 2 खराब कर दिए तो क्या मिला? अब समझने की कोशिश करें। एक ना, जैसे बच्चा है मेरे पास, अभी कल परसों एक बच्चे का मैसेज आया कि उसकी मदर बीमार थी और वो पढ़ नहीं पाया और वो कह रहा अब मैं क्या करूं। मैंने बोला बच्चे इस बात को लेके कभी गिल्टी मत हो। अगर तू परिवार के साथ खड़ा ना रहता तो भी तुझे खुशी ना मिलती कभी, वो सक्सेस खोखला हो जाता। तो सक्सेस इन 3 चीज के बीच का है, अपनी हेल्थ, फिजिकल मेंटल बोथ, परिवार और रिश्ते। रिश्ते जो आगे बनाओगे भी वो भी जरूरी है, सब बच्चे जान रहे, जो बना रहे हो आगे वो भी जरूरी है, जो भगवान ने बनाया वो भी जरूरी, दोनों। और तीसरा सक्सेस जो आपके सपने देखे, इनको बैलेंस करके चलना है। ये ना हो कि किसी की कीमत पे सक्सेस नहीं मिल सकता, कि रिश्ते कुर्बान हो गए सक्सेस आ गया, ऐसा हो नहीं पाता, वो मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज आपने बहुत सारी चीजें क्लियर करी, खासकर जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशन चीजें आपने आज बताई है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इम्पेक्ट करेगी, पर्सनली मुझे भी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक थैंक यू दीपक, और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार ना हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हो, कई बार क्या होता है, आप देखोगे कोई लोग ऐसा होगा, कोई ना कोई ऑडियंस में ऐसा होगा जो हो सकता है कमेंट भी ना कर रहा हो, हाँ लेकिन हमारी बात सुन के मोटिवेट होता है, हमारी बात सुन के उसकी जिंदगी मीनिंगफुली टच होती है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।